महापाषाणिक पृष्ठभूमि। प्रागैतिहासिक युग के बाद कई वस्तुएं ऐतिहासिक युग की संकेत का शुरुआत की संकेत देती हैं। जैसे लोहे के फाल वाले हल से खेतों की जुताई करने वाले ग्रामीण समुदायों का बड़े पैमाने पर बसना, राज्य व्यवस्था का गठन, सामाजिक वर्गों का उदय, धातु के सिक्कों की शुरुआत, लिखने की कला का प्रचलन और लिखित साहित्य की शुरुआत। सेकेंड सेंचुरी बीसीई तक इनमें से कोई भी घटना भारतीय प्रायद्वीप के केंद्र कावेरी डेल्टा के ऊपर के हिस्सों में नहीं घटी थी। इस समय तक इस प्रायद्वीप के ऊपरी हिस्से में बसे लोग महापाषाण निर्माता कहलाते थे। यानी कावेरी डेल्टा से ऊपर ही लोग रहते थे, साउथ में लोग नहीं रहते थे। सेकेंड सेंचुरी बीसीई तक की मैं बात कर रहा हूं। ये जो ऊपर लोग रहते थे दक्कन में, इनका पता इनके द्वारा दुर्लभ वास्तविक बस्तियों से नहीं बल्कि इनके कब्रों की संरचनाओं से मिलती हैं। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से घिरे होने के कारण इन कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। इनमें केवल दफनाए गए मनुष्यों के कंकाल ही नहीं, मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी मिली हैं। हमारे पास प्रारंभिक लौह युग या प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के महापाषाणीय एवं काले लाल मृदभांडों के 104 उत्खनन स्थलों की सूची है। इनमें से कई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, किंतु अधिकतर दक्षिण भारत में ही स्थित हैं। महापाषाणीय लोग लाल मृदभांडों सहित विभिन्न प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोगों के बीच काले और लाल मृदभांड ज्यादा लोकप्रिय थे। ये इतने ज्यादा प्रचलित और महत्वपूर्ण थे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनके द्वारा शुरू शुरू में काले लाल मृदभांडों को महापाषाणिक मृदभांड कहा जाने लगा, क्योंकि इनका मानना था कि यह हर जगह मिल रहे हैं तो महापाषाणिक मृदभांड इन्हें बोल दो। स्पेशली लाल क्यों कहना है? मृत शरीर के साथ कब्रों में सामान दफनाने की प्रथा स्पष्टतः इस विश्वास पर आधारित थी कि मृत आत्मा को परलोक में इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। आज हमें इन सामानों से उनकी आजीविका के स्रोतों का पता चलता है। इन महापाषाणीय वस्तुओं में लोहे के तीर, भाले, खुरचन, हंसिया और त्रिशूल पाए गए हैं, जो दफनाते समय उन्हें दफनाया गया सामान को। त्रिशूल को बाद में शिव से जोड़कर देखा गया। हालांकि दफनाए गए सामानों में कृषि उपकरणों की संख्या की तुलना में लड़ने और शिकार करने वाले हथियारों की संख्या अधिक है। यानी कि जो दफनाया गया है उनमें कृषि उपकरण कम है, जो लड़ने वाले हैं ना, जैसे कि हंसिया, खुरचन, भाले, तीर, त्रिशूल, ये सब ज्यादा दिखने को मिलते हैं। जिससे ये प्रतीत होता है कि महापाषाणीय लोग उन्नत कृषि नहीं करते थे। महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के ऊपरी सभी इलाकों में पाए गए हैं, लेकिन उनकी बहुतायत जो आबादी है ना, पूर्वी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलती है। महापाषाणीय संस्कृति का जो शुरुआत है वो 1000 बीसीई के आसपास से माना जा सकता है। यानी कि जब उत्तर वैदिक युग की शुरुआत नॉर्थ इंडिया में हो रही थी, वहां पर ये अभी इवॉल्व कर रहे थे, अभी शिकारी थे। हालांकि कई उदाहरणों में महापाषाणिक अवस्था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक है, और कहीं कहीं तो सेंचुरी की शुरुआत तक भी मालूम पड़ता है। यानी कि डेट एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। साउथ इंडिया में इतिहास की उत्पत्ति 3 घटनाएं होती हैं, मतलब 3 हिस्टोरियंस 3 तरीके के उद्भव की बात करते हैं, समय फ्रेम की बात करते हैं। एक 1000 बीसी के आसपास से शुरुआत होती है, दूसरा 5th सेंचुरी बीसीई से शुरुआत होती है, और कई मानते हैं कि नहीं, 100 बीसीई से शुरुआत होती है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 100 बीसीई नहीं बल्कि सेंचुरी से शुरुआत होती है, कॉमन एरा से। अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित चोल, पांड्य और केरल पुत्र यानी चेर संभवतः भौतिक संस्कृति के उत्तर महापाषाण युग के थे। जो अशोक की बात है, जैसे वैदिक युग के बाद उत्तर वैदिक युग आया,
तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि महापाषाण युग के बाद उत्तर महापाषाण युग आया, तो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उनमें चोल, पांड्य और केरल पुत्र संभवतः भौतिक संस्कृति के उत्तर महापाषाण युग के थे। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में महापाषाणिक लोगों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। वे मृतकों की अस्थियां लाल बर्तन नुमा कलश में डालकर गड्ढों में दफनाते थे। दक्षिणी तमिलनाडु में लाल कलश जैसा हो गया, उसमें बॉडी को डालकर दफना देते थे। कई जगह ये जो कलश है ना, पत्थरों से घिरे हुए नहीं होते थे और कब्र में भी अधिक वस्तुएं नहीं होती थी। कलश नुमा बर्तन में दफनाने की यह प्रथा कृष्णा गोदावरी घाटी में प्रचलित पत्थरों से घिरे शवों या खोदी गई कब्रों से अलग थी। जो कृष्णा गोदावरी में हमें कब्र मिलते हैं, ये जो दक्षिणी तमिलनाडु वाला है, यहाँ के कब्र यानी कि दक्षिणी तमिलनाडु का कब्र डिफरेंस है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाई देते हैं। ना तो इनमें बर्तनों की संख्या ज्यादा थी, ना ही बड़े बड़े पत्थर से गोल गोल घेर कर दफनाया गया था। लोहे का प्रयोग करने के बावजूद यह महापाषाणीय लोग बसने और शवों को दफनाने के लिए पहाड़ी ढलानों को अधिक पसंद करते थे। महापाषाणीय लोग धान और रागी का उत्पादन तो करते थे, किंतु उनके द्वारा की जा रही खेती बहुत ही कम जमीन पर होती थी। जनरली घने जंगल के कारण मैदानी या निचले इलाकों में नहीं रहते थे। अब कई लोग ये बोलेंगे कि निचले इलाकों में क्यों नहीं रहते, फर्टाइल एरिया होगा। रीजन ये है कि ये लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोहे की चीज, उसको जंगल साफ करने के लिए नहीं। राज्य निर्माण और सभ्यता का विकास। सेकेंड सेंचुरी बीसीई तक महापाषाणीय लोग ऊपरी क्षेत्रों से उतर करके, मतलब पहाड़ों के ऊपर से उतर करके नदी तट के उपजाऊ घाटियों में बस गए और डेल्टाई क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाया। कई व्यापारी, विजेता, जैन, बौद्ध और कुछ ब्राह्मण धर्म प्रचारक उत्तर प्रायद्वीप के अंतिम हिस्सों तक पहुंच गए थे सेकेंड सेंचुरी बीसीई तक, जिनके साथ लाए गए विभिन्न भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के साथ इन स्थानीय महापाषाणिक लोगों का संपर्क हुआ। अब कोई नॉर्थ इंडिया से जा रहा है साउथ इंडिया सेकेंड सेंचुरी बीसीई के आसपास, वहां के जो लोकल ट्राइबल्स हैं वो इनसे घुले मिले, संपर्क में आए, तो लोगों को संपर्क हुआ, जिसके कारण यहाँ के लोग भी यानी कि दक्षिण भारत के लोग भी बरसाती धान जैसी फसलें उपजाने लगे। उन्होंने कई गांव एवं नगर बसाए, उनके बीच सामाजिक वर्ग विकसित किए। उत्तर और सुदूर दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क, जिसे तशिम तमिश्कम कहा जाता है, फोर्थ सेंचुरी बीसीई के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। यानी कि जब उत्तर के लोग दक्षिण में जाते उनको तमिश्कम कहा जाता था। आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क, ये इनको एक शब्द से डिनोट किया गया, आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क को बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ के पीपल के बीच, जिसे तमिश्कम कहा जाता है। फोर्थ सेंचुरी के बाद ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए क्योंकि लोग जाने लगे दक्षिण भारत। उत्तर के लोगों ने दक्षिण जाने वाले मार्ग दक्षिणा पथ का महत्व पहचाना, क्योंकि दक्षिण से वह सोना, चांदी, मोती, विभिन्न किस्म कीमती रत्न प्राप्त होते थे। पाटलिपुत्र में रहने वाले मेगास्थनीज को पांड्य देश का ज्ञान था। प्रारंभिक संगम ग्रंथों में गंगा और सोन नदी तथा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का उल्लेख है। जो भी संगम ग्रंथ मिले उनमें पाटलिपुत्र का उल्लेख है, सोन, गंगा, इन सब का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य की सीमाओं पर बसे चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का उल्लेख है। दक्षिण भारत की सीमाओं पर इनमें से अभी तक केवल सतीय पुत्रों की स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है। इनमें ताम्रपर्णी या श्रीलंका के लोगों का भी उल्लेख है। अशोक को देवप्रिय उपाधि भी एक तमिल नायक ने ही धारण की। अशोक की देवप्रिय उपाधि भी एक तमिल नायक ने ही धारण की। यह सब जैनों, बौद्धों, आजीवकों और
ब्राह्मणों द्वारा धर्म प्रचार एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ही या सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही व्यापारियों के आगमन के फलस्वरूप हुआ। उल्लेखनीय है कि अशोक के अभिलेख मुख्य मुख्य मार्गों राजमार्गों पर स्थापित किए गए थे। इन प्रारंभिक तमिल ब्राह्मी अभिलेखों में विभिन्न संप्रदायों की गतिविधियों का उल्लेख है, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि दक्षिण में गंगा नदी का सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक प्रभावशाली था। किंतु बाद में ब्राह्मणिक प्रभाव तमिश्कम पर भी प्रचुरता से मिलता है। तमिश्कम पर भी प्रचुरता से मिलता है, यानी कि जो उत्तर और दक्षिण के बीच लोगों के बीच सांस्कृतिक और आदान प्रदान होगा, आर्थिक आदान प्रदान होगा, इस पे ज्यादा प्रभाव अब दक्षिण के भारत के लोगों का होगा, जो कि 4th सेंचुरी के बाद संभव, यानी कि 4वीं शताब्दी के बाद संभव हुआ, जब उत्तर में गुप्त काल चल रहा था। उस टाइम पर मतलब गुप्त एज की शुरुआत हो चुकी थी। अंततः तमिल संस्कृति के कई तत्व उत्तर में फैले और ब्राह्मणिक ग्रंथों में भी कावेरी को भारत की पवित्र नदियों में से एक माना गया। दक्षिण में लोहे की तकनीकी प्रयोग से वनों की कटाई और हल द्वारा खेती को बढ़ावा मिला, शायद जिसके प्रसार के बिना यह दक्षिणी राज्य विकसित ही नहीं होते। इसके अलावा जनपद और मगध साम्राज्य के पंच चिन्हित सिक्कों की जानकारी प्राप्त होने से भी उत्तर दक्षिण व्यापार के विकसित होने के संकेत मिले हैं। रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते व्यापार ने चोल, चेर और पांड्य राज्यों के उदय में भी योगदान किया। पहली शताब्दी से ही इन तीन राज्यों के शासक एक तरफ दक्षिण भारत के तटीय हिस्सों से, दूसरी ओर रोमन साम्राज्य के पूर्वी उपनिवेशों से, विशेषकर इजिप्ट के साथ किए गए निर्यात आयात गतिविधियों से लाभान्वित होते रहते हैं। स्टार्टिंग से ही, यानी कि जब से इनकी हिस्ट्री रही, जब से इनका एवोल्यूशन हुआ है, तब से ये विदेशी व्यापार कर रहे थे। तीन प्रारंभिक साम्राज्य। कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर तीन राज्यों में विभाजित चोल, पांड्य और चेर या केरल। पांड्याओं का पहला उल्लेख जो मिलता है मेगास्थनीज करता है, उसने ये कहा कि यह राज्य यानी कि पांड्य, और पांड्य बोले तो उन्होंने ये भी कहा कि राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, एक महिला द्वारा शासित था। पांड्य समाज में कुछ हद तक मातृसत्तात्मक प्रभाव को दर्शाता है। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग पर था, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु की राजधानी मदुरई सहित आधुनिक जिले तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरई शामिल थे। ईसा की शुरुआती शताब्दियों में रचित तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है, जिनमें पांड्य शासकों का उल्लेख है, किंतु इसका कोई सुसंगत इतिहास नहीं मिलता। सिर्फ दो एक पांड्य विजेताओं का ही उल्लेख मिलता है, यानी कि पांड्य राजाओं के बारे में जानकारी तो मिलती है, लेकिन एक क्रोनोलॉजी स्पष्ट नहीं मिलती है। हालांकि संगम साहित्य के अनुसार राज्य धनी और समृद्ध था। पांड्य राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त करते थे। बाद में इन्होंने रोमन सम्राट ऑगस्टस के पास अपने राजदूत भी भेजे। इस राज्य में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था और ईसा की शुरुआती शताब्दियों में पांड्य राजा वैदिक यज्ञ करते थे। चोल साम्राज्य प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में चोल मंडलम, जिसे आज हम कोरोमंडलम कहते हैं, चोल मंडलम कहा जाता था। यह पांड्य क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट में पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच स्थित है। बोले तो आंध्र प्रदेश के इलाके में। संगम ग्रंथ से चोलों के राजनीतिक इतिहास का भी कुछ पता चलता है। इसका मुख्य राजनीतिक केंद्र उरैयूर में था, जो कपास के लिए फेमस है।
ऐसा लगता है कि सेकेंड सेंचुरी बीसीई के मध्य में एलारा नामक एक चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और लगभग 50 वर्षों तक इस पर शासन किया। चोलों का स्पष्ट इतिहास। सेकेंड सेंचुरी में उनके प्रसिद्ध राजा कारेकल से शुरू होता है। चोलों का जो स्पष्ट इतिहास है, जहां से हम क्रोनोलॉजी स्पष्ट करते हैं, वो 200 ईस्वी से शुरू होता है। कारेकल से उन्होंने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। श्रीलंका से बंदी बनाकर लाए गए 12,000 गुलामों के श्रम से बनाया गया था। चोल राजधानी पुहार की पहचान कावेरी पट्टनम से की गई है। यह व्यापार और कॉमर्स का यानी वाणिज्य का एक अच्छा केंद्र था। उत्खननों से पता चलता है कि यहाँ एक विशाल बंदरगाह था। सूती कपड़े का व्यापार चोलों की संपत्ति के प्रमुख स्रोतों में से एक था। उनके पास एक कुशल नौसेना भी थी। कारेकल के उत्तराधिकारियों के समय चोल साम्राज्य की शक्ति में तेजी से गिरावट आई और उनकी राजधानी कावेरीपट्टनम को नष्ट कर उस पर कब्जा कर लिया गया। कारेकल के उत्तराधिकारियों के समय इनकी दो पड़ोसी शक्तियों चेर और पांड्य, पांड्य तमिलनाडु में थे, चेर केरल में थे। चेर और पांड्य ने चोल साम्राज्य के अंदर अपना अपना राज्य फैलाना शुरू किया। चोलों की जो बची खुची शक्ति थी वह वे उत्तर में पल्लवों के हमले से समाप्त हो गए। यानी ईसा की शुरुआत से लेकर 9वीं सेंचुरी तक चोलों ने दक्षिण भारतीय इतिहास में आंशिक भूमिका ही निभाई, क्योंकि उत्तर से पल्लव और दक्षिण से पांड्य और उधर केरल से चेर, ये तीनों दबा दिए चोलों को। चेर या केरल देश पांड्य के उत्तर और पश्चिम में था। इसमें समुद्र और पहाड़ के बीच वह संकरीय भूमि शामिल थी जिसमें आधुनिक केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। ईसा की शुरुआती शताब्दियों में चेर राज्य चोल और पांड्य की तरह ही महत्वपूर्ण थे। उनकी यह प्रगति रोमनों के साथ व्यापार के कारण हुई थी। रोमन ने अपने हितों की सुरक्षा हेतु मुजरिस में 2 सैनिक टुकड़ियां स्थापित की थी जो चेर साम्राज्य में कांगनोर नाम से जाने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने वहां ऑगस्टस का एक मंदिर भी बनाया था। तो जो मुजरिस की बात होती है ना, वो चेर राज्य में बात होती है। जो मोटा मोटा आज के बारे में बात करें तो केरल है। चेरों का इतिहास चोलों और पांड्यों के साथ लगातार युद्धों का इतिहास है, क्योंकि एक्सपैंड करते थे। यद्यपि चेरों ने चोल राजा कारेकल के पिता को मार डाला, किंतु इस संघर्ष में चेर राजा को भी अपना जीवन खोना पड़ा। बाद में दोनों राज्य अस्थायी रूप से मित्र भी बन गए, वैवाहिक गठबंधन भी कर लिया। इसके बावजूद चेर राजा यानी कि केरल की तरफ से पांड्य शासकों यानी कि तमिलनाडु के शासकों के साथ मिलकर चोलों के विरुद्ध हो गए, लेकिन चोलों ने इन दोनों ही सहयोगियों को हरा दिया। कहा जाता है कि चेर राजा पीठ की तरफ से घायल हो गया था, जिस शर्मिंदगी के कारण उसने आत्महत्या कर ली। और ये सब शुरुआती समय में हो रहा है। चेर कवियों के अनुसार उनके सबसे महान राजा सेंगुतुवन थे, जिन्हें लाल या अच्छे चेर भी कहा जाता है। उसने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर अपने चचेरे भाई को सिंहासन पर बिठाया। कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर की दिशा में हमला कर गंगा पार किया। हालांकि यह अतिशयोक्ति लगती है, क्योंकि ईसा की सेकेंड सेंचुरी के बाद ही चेर का पतन हो गया और हम 8वीं शताब्दी तक इसके इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यानी चोल भी समाप्त हो गए 9वीं सेंचुरी तक और 8वीं शताब्दी तक चेर भी समाप्त हो गए। इन 3 राज्यों का राजनीतिक इतिहास मुख्य रूप से एक दूसरे और श्रीलंका के युद्ध की कहानी है। हालांकि ये राज्य युद्ध के कारण कमजोर तो हुए, परंतु वे उनके प्राकृतिक संसाधनों और विदेशी व्यापार से लाभान्वित भी बहुत हुए। वह मसाले और विशेष रूप से काली मिर्च उपजाते और काली मिर्च की पश्चिम की दुनिया में हमेशा से मांग रही है। उन्हें अपने हाथियों से हाथी दांत प्राप्त होते, जिसे उन्होंने पश्चिम में आपूर्ति की, जहां हाथी दांत अत्यधिक मूल्यवान हुआ करता था। समुद्र से मोती निकालते, खानों से कीमती पत्थर भी, जिनका पश्चिम में पर्याप्त निर्यात हुआ। इसके अलावा उन्होंने मलमल और रेशम का भी उत्पादन किया। कहा जाता है कि इनके सूती कपड़े
सांप के केचुले जैसे महीन होते थे। प्राचीन तमिल कविताओं में रेशम पर नक्काशीदार बुनाई का भी उल्लेख है, रेशम के ऊपर। वाओ। उरैयरपुर अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में तमिलों ने एक तरफ ग्रीक या इजिप्ट के हेलेनिस्टिक साम्राज्य और अरब के साथ, तो दूसरी तरफ मलय प्रायद्वीप और चीन के साथ भी व्यापार किया। रिजल्ट क्या निकला? चावल, अदरक, दाल, चीनी, अन्य सामग्रियों के लिए यूनानी भाषा में नए शब्द तमिल भाषा से ही आते हैं। जैसे दुनिया, दुनिया एक दूसरी दुनिया का शब्द है। दुनिया, संसार, ये सब कई शब्द ऐसे हैं जो दूसरी भाषा से आए हैं। वैसे ही जो चावल, अदरक, ये सब जब एक्सपोर्ट किए गए, मतलब विदेशों को भेजा गया, यहीं से तमिल शब्द यूनानी भाषा में गए। जब इजिप्ट एक रोमन प्रांत बन गया और पहली शताब्दी की शुरुआत में मानसून की खोज की गई, तो इस व्यापार को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिला, क्योंकि साउथ वेस्टर्न करंट आती है मानसून में, जहां से अफ्रीका से भारत की तरफ काफी आसानी से आ सकते हो। तो इस व्यापार को काफी प्रोत्साहन मिला मानसून की खोज से। इस प्रकार पहले 2.5 शताब्दियों तक दक्षिणी राज्यों और रोमन के बीच लाभदायक व्यापार चलता रहा। बाद में इस व्यापार में गिरावट के साथ ही इन राज्यों का पतन होना भी शुरू हो गया। यानी ये स्टार्टिंग में तो अच्छे थे, लेकिन 9th सेंचुरी 8th सेंचुरी तक चेर और चोल का कोई नामो निशान नहीं है। नामो निशान इन द सेंस कि वैसे राजा नहीं है जिनके बारे में हमें पढ़ना हो। धन और शक्ति, स्थानीय और विदेशी व्यापार दोनों ही राज्य के आय के महत्वपूर्ण स्रोत थे। पुहार के अधिकारियों के काम करने के तरीके से हम अवगत हैं। जो व्यापारी अपने सामान या अन्य जगहों पर ले जाकर बेचते थे, उनसे परिवहन चुंगी भी लिया जाता था, और ये स्टार्टिंग से था। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, पहले से लोग जो चीज़ इवॉल्व कर चुके हैं उसी को आगे लोग कंटिन्यू करते हैं। और ये चोल, चेर, पांड्य में दिखाई देता है। चुंगी टैक्स लेते हैं, जिसको आज हम एंट्री टैक्स या कस्टम ड्यूटी शुल्क बता देते हैं। व्यापारियों की सुरक्षा और तस्करी की रोकथाम के लिए सड़कों पर सैनिक निरंतर निगरानी करते थे। युद्ध में लूटी गई संपत्ति को भी राजकोषीय आय माना जाता था। किंतु युद्ध और राज्य की व्यवस्था की वास्तविक नींव कृषि से मिलने वाली नियमित आय पर निर्भर थी। हालांकि ऐसा स्पष्ट नहीं है कि राजा द्वारा कृषि उत्पाद का कितना प्रतिशत वसूला जाता था। प्रायद्वीप और उससे जुड़े क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ थे। यहाँ धान, रागी और गन्ना का उत्पादन होता था। कावेरी के मुहाने के बारे में कहा गया है कि जितनी जगह में एक हाथी लेट सकता है, उतनी जमीन में 7 व्यक्तियों को खिलाने लायक कृषि होती थी। इसके अलावा तमिल क्षेत्रों में अनाज, फल, काली मिर्च और हल्दी की भी उपज होती थी। ऐसा लगता है कि इन सब में राजा का हिस्सा होता रहा होगा। जाहिर है कि किसानों द्वारा इकट्ठा किए हुए टैक्सों से राजा सेना बनाए रखे। इसमें बैल से खींचे जाने वाले रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। युद्ध में हाथियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। पांड्य के साम्राज्य में घोड़ों को समुद्री रास्ते से मंगवाया जाता था। सामंत और राजकुमार या सेना के कप्तान हाथी से चलते थे और सेनापति रथ से। पैदल सिपाही, घुड़सवार अपने पैरों की रक्षा के लिए चमड़े की चप्पलें पहनते थे। सामाजिक वर्गों का उदय, व्यापारिक आय, युद्ध में लूटी गई संपत्ति और कृषि से प्राप्त आमदनी ने राजा को वेतनभोगी सैनिकों को बनाए रखने, भाटों एवं पुजारियों, जो अधिकतर ब्राह्मण होते थे, उनको भी शरण देने में सक्षम बनाया। तमिल में ब्राह्मण सबसे पहले संगम युग में आए। ब्राह्मणों को कभी न सताने वाला राजा आदर्श राजा कहलाता था। कई ब्राह्मण कवि थे जिनकी रचनाओं के लिए उन्हें उदारता पूर्वक राजा पुरस्कृत भी करता था। कहा जाता है कि कारेकल ने एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दिया था, किंतु यह अतिशयोक्ति लगती है। स्वर्ण के अलावा कवि या भाटों को नगद, भूमि, रथ, घोड़े और यहाँ तक कि हाथी भी दिए जाते थे। 16 लाख उस टाइम पे कुछ था। तमिल ब्राह्मण मांस और मदिरा का भी सेवन करते थे। संगम ग्रंथों में क्षत्रिय एवं वैश्य स्वर्ण या वैश्य वर्ण का विधिवत उल्लेख है। राज्य व्यवस्था और योद्धा में
राज्य व्यवस्था और समाज में योद्धा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था। औपचारिक समारोहों में सेना के कप्तानों को अनादि की उपाधि से नवाजा जाता था। हालांकि वैश्यों के बारे में कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। चोलों और पांड्यों दोनों राज्यों में असैनिक और सैनिक कार्यालयों में वल्लाल, वल्लाल माने अमीर किसान ही होते थे। चाहे चोल हो चाहे पांडे हो, इन दोनों में सैनिक और मतलब मिलिट्री और नॉन मिलिट्री ऑफिस में किसान ही होते थे, जिसको हम वेल्लाल कहते हैं। शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। इनके वैवाहिक संबंध वल्लाओं के साथ होते थे, मतलब इन किसानों अमीर किसानों के साथ होते थे। जबकि वल्लाल चौथी जाति में आते थे, किंतु सर्वाधिक जमीनें उन्हीं के पास थी, इसीलिए वे कृषक वर्ग में आते थे। और कृषक अमीर और गरीब दोनों होते थे। अमीर खेतों में खुद काम नहीं करते, बल्कि खेतों में काम करने के लिए मजदूर रखते, और ये मजदूर आमतौर पर जो सबसे निचला तबका था उस टाइम का, जिसको हम कैडेसियर कहते थे, वो करते थे। और इनकी स्थिति गुलामों से काफी मिलती जुलती है। तो किसानों में भी दो फ्रैक्शन था, एक अमीर किसान था, एक गरीब किसान था। जो अमीर किसान था उसको वेल्लाल कहते हैं। इनके राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध होते थे, और ये खेती करवाते थे सबसे निचले वर्गों से, जिनको हम कैसेडियार कहते हैं। और ये गुलामों जैसे इनकी स्थिति थी। कुछ कारीगरों को भी कृषि मजदूरों से अलग नहीं माना जाता था। पेरियार कृषि मजदूर थे। वे पशु की खाल निकालते थे और उन्हें चटाई के रूप में इस्तेमाल करते थे। कई अछूत और वनवासी अत्यधिक गरीबी से पीड़ित थे और दाने दाने को मोहताज थे। हमें संगम युग में व्याप्त सामाजिक असमानता का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। संगम युग में ही अमीर ईंट और गारे से बने पक्के घरों में रहते थे और गरीब झोपड़ियों में रहते थे। शहरों के अमीर व्यापारी घरों के ऊपर के मंजिलों में रहते थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि संस्कार और धर्म का इस्तेमाल सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने के लिए किया गया था या नहीं, लेकिन आर्थिक डिस्पैरिटी थी, ये बात इन्होंने कही है। यहाँ ब्राह्मणों और क्षत्रिय जातियों का उदय तो दिखाई देता है, किंतु संगम युग की शुरुआत में वैसा घोर जाति भेद मौजूद नहीं था जैसा संगम युग के अंतिम समय में हो गया था। ये सामाजिक वर्गों की स्थिति थी। ब्राह्मणिक संस्कृति की शुरुआत, ईसा की जो शुरुआती सेंचुरीज थी, तमिल क्षेत्र में जो राज्य और समाज स्थापित होते हैं उन पर ब्राह्मणिक संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। किंतु यह प्रभाव तमिल क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से से ऊपरी वर्गों तक ही सीमित था। राजा वैदिक यज्ञ करते थे, वेदों के अनुयायी ब्राह्मण शास्त्रार्थ करते थे, परंतु पहाड़ी क्षेत्र के लोगों द्वारा स्थानीय देवता मुरुगन की पूजा की जाती थी, जो मध्यकालीन युग के प्रारंभ में सुब्रमण्यम कहलाते थे। विष्णु की पूजा का भी उल्लेख किया गया है। शायद यह परंपरा बाद में शुरू हुई होगी। मृतकों के साथ जीवनोपयोगी वस्तुओं को दफन करने की महापाषाणीय प्रथा जारी रही। मृतकों का नाम धान दिया जाता था। शवों को शमशान में जलाने की प्रथा अस्तित्व में आई। साथ ही महापाषाण काल से चली आ रही दफनाने की परंपरा भी मौजूद रही। तो क्लियर स्पष्ट है, मतलब क्लियर तौर पे यह बात स्पष्ट है कि ब्राह्मणिक संस्कृति का प्रभाव था। राजा यज्ञ करवाता था। तमिल भाषा और संगम साहित्य, ऐतिहासिक काल की शुरुआत में तमिलों के जीवन के बारे में अभी तक जो भी हमने बात की है वह संगम साहित्य के ऊपर आधारित है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि संगम तमिल कवियों का एक संगम, जैसे कई कवि मिलकर एक सभा करते हैं, उसी सभा को यहाँ पर संगम का नाम दिया गया है। संगम सम्मेलन या आ, संगम, क्या इसको क्या बोले, संगम कॉन्फ्रेंस, जो संभवतः किन्हीं प्रमुख या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होती थी। लेकिन हम ना तो ऐसे संगमों की संख्या जानते हैं और ना ही अवधि जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि ऐसे संगम आयोजित हुए थे। मतलब बेसिक एक सभा, उसी सभा को संगम कहा गया, उसमें जो बातें लिखी गई उनको संगम साहित्य कहा गया। तो ये आर एस शर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे हमें पता नहीं है कि ये कब एग्जैक्टली आयोजित हुए थे, किसने करवाया था, या फिर कौन से राजा इसको संरक्षण दे रहे, स्पष्ट जानकारी नहीं है। सबसे भ्रम दो बातों को लेकर हो रहा है कि कब कब कितने आयोजित किए गए, स्पष्ट जानकारी नहीं है। और
ये साफ कह रहे हैं कि ना तो हमें संख्या पता है और ना ही अवधि पता है। जब उन्हें आयोजित किया जाता था, 8वीं शताब्दी के मध्य में तमिल टिप्पणी में कहा गया है कि 3 संगम साहित्य 9,990 वर्षों तक चले। इसमें 8,598 कवियों ने भाग लिया, 197 पांड्य राजा उनके संरक्षक थे। हालांकि ये चीजें एग्जैजरेट करके बोली जाती है, ऐसा इन्होंने कहा कि अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, किंतु ये जरूर कहा जा सकता है कि इस प्रकार के संगम या बैठकें मदुरई में राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित किए जाते थे। इन विधानसभाओं द्वारा तैयार किए गए जो भी साहित्य उपलब्ध हैं उन्हें 3rd सेंचुरी BC यानी कि 300 से 600 ईस्वी में संकलित किया गया था। मतलब 3rd सेंचुरी कॉमन एरा से लेकर 6th सेंचुरी कॉमन एरा के बीच संकलित किया गया था। हालांकि इस साहित्य के कुछ हिस्सों में दूसरी शताब्दी का वर्णन है, जिससे यह ईसा पूर्व दूसरी सदी के भी प्रतीत होते हैं। संगम साहित्य को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है, आख्यानात्मक या कथात्मक और उपदेशात्मक। इन आख्यान ग्रंथों को मेल कड़कू या 18 महान ग्रंथ कहा जाता है। जो आख्यानात्मक हैं, कथात्मक टाइप के हैं, इनको इन ग्रंथों को मेल कन्नकू या 18 महान ग्रंथ कहा जाता है, जो कहानी टाइप के हैं। इनमें 18 प्रमुख कृतियां शामिल हैं, जिसमें से 8 कथा संग्रह और 10 गीत या काव्य शामिल हैं, और उपदेशात्मक ग्रंथों को मेल कनकु या 18 लघु ग्रंथ कहा जाता है। संगम ग्रंथों में सामाजिक विकास। उपर्युक्त दोनों प्रकार के ग्रंथ सामाजिक विकास के कई चरणों को दर्शाते हैं। इन आख्यान ग्रंथों को वीर गाथा काव्य भी कहा जाता है, जिनमें वीर नायकों की महिमा और निरंतर चलने रहने वाले युद्ध, पशुओं के छीनने के उल्लेख मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि आरंभ में तमिल लोग मुख्य रूप से पशु चारक थे। संगम ग्रंथों में प्राचीन महापाषाणीय जीवन के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीनतम महापाषाणीय लोग मुख्य रूप से पशुचारक, शिकारी और मछुआरे थे। हालांकि वे चावल का भी उत्पादन करते थे, ऐसा बात देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय भारत में कई जगहों पर फावड़े और हंसिए के साक्ष्य मिले हैं, किंतु लोहे के फाल वाले हल प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब पेनिनसुलर इंडिया, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, वहां पे हल हल और फाल नहीं मिले हैं, लेकिन फावड़ा मिला है लोहे का। अन्य लौह वस्तुओं में पच्चड़, आदिम कुल्हाड़ी, तीर, तलवार, बल्लम, बर्छी, भाला, घोड़ों के नाल इत्यादि शामिल हैं। ये उपकरण मुख्य रूप से युद्ध और शिकार के लिए फेमस हैं, शिकार के लिए थे। संगम ग्रंथों में भी निरंतर युद्ध और पशु हरण का भी उल्लेख मिलता है। संगम ग्रंथों के अनुसार युद्ध की लूट से अर्जित संपत्ति आजीविका के लिए महत्वपूर्ण स्रोत थी। ग्रंथ ये भी कहते हैं कि नायक मरने पर पत्थर का टुकड़ा मात्र हो जाता था। यह हमें पत्थर के उन टुकड़ों की याद दिलाता है जो महापाषाणी लोगों की कब्रों पर बनाए जाते थे। इसके बाद अपने परिवार और अन्य चीजों के लिए लड़ते हुए मारे जाने वाले वीरों के सम्मान में स्मारक स्वरूप वीर प्रस्तर या स्मृति शिला की स्थापना की प्रथा शुरू हुई, जिसे वीर कल कहा गया। संभव है कि संगम ग्रंथों में वर्णित सामाजिक विकास की शुरुआती अवस्था प्राचीन महापाषाण काल से ही संबंधित हो। आख्यानात्मक संगम ग्रंथों में राज्य के गठन संबंधित विचार भी मिलते हैं, जिसमें योद्धाओं के दल, टैक्स सिस्टम यानी कि कर व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था के आरंभिक चरणों के अलावा व्यापार, वाणिकों, कारीगरों और किसानों के बारे में भी पता चलता है। इनमें कांची, कोकरई, मदुरई, पुहार और उर्रई जैसे कई शहरों का उल्लेख भी है, जिनमें पुहार या कावेरी पट्टनम सबसे प्रसिद्ध है थे। इन संगम ग्रंथों में उल्लिखित कस्बों और आर्थिक गतिविधियों के प्रमाण यूनानी और रोमन दस्तावेजों के अलावा संगम स्थलों की खुदाई से भी मिले हैं। बहुत से संगम ग्रंथ प्राकृत या संस्कृत के ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए, जिनमें उपदेशात्मक ग्रंथ भी शामिल हैं। उपदेशात्मक ग्रंथों में ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों का वर्णन है। इसके अलावा यह न केवल राजा और उनके न्यायिक व्यवस्था के लिए,
बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों और व्यवसायों के लिए आचार संहिता भी है। यह भी कहा जा सकता है कि यह रचनाएं सब ईसा की चौथी शताब्दी के बाद ही संभव हुई होगी, जब पल्लवों के शासन काल में राजा आश्रित माने जो राजा के ऊपर आश्रित थे ब्राह्मणों की संख्या बढ़ गई होंगी। इन ग्रंथों में ग्रामदान, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली का उल्लेख है। संगम ग्रंथों के अलावा एक तुल्लका पीयम ग्रंथ है जिसमें व्याकरण और काव्यों की चर्चा है। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है तिरुकुरल, जिसमें दार्शनिक विचार और शुक्तियां हैं। इसके अलावा 6th सेंचुरी के आसपास रचे गए तमिल के दो महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई है। शिल्पाधिकारम ग्रंथ तमिल साहित्य का सबसे उज्जवल रत्न माना जाता है। इसमें एक प्रेम कहानी है जिसमें कोवलन नामक एक अमीर सम्मानित व्यक्ति एक कुलीन परिवार से आने वाली अपनी पत्नी कन्नगी की बजाय कावेरी पट्टनम की माधवी नामक वैश्या को पसंद करता है। इसके लेखक एक जैन प्रतीत होते हैं जिन्होंने पूरे तमिल राज्य में इस कहानी के दृश्यों को स्थापित करने की कोशिश की है। दूसरा है महाकाव्य मणिमेखलई। मणिमेखलई मदुरई के अनाज के एक व्यापारी द्वारा रचित है। यह कोवलन और माधवी से जन्म लेने वाली बेटी के साहसिक वर्णनों से संबंधित है। तो ये कह सकते हो कि शिल्पाधिकारम पार्ट 1 है, मणिमेखलई पार्ट 2 है, क्योंकि शिल्पाधिकारम में कोवलन और माधवी की कहानी है। कोवलन और माधवी से जो जन्म लेती है बेटी, उसके साहसों की संघर्षिक कहानी मणिमेखलई में है। हालांकि यह महाकाव्य साहित्यिक कम और धार्मिक ज्यादा है। दोनों महाकाव्यों के प्रस्तावना में यह कहा गया है कि इनके लेखक दूसरी शताब्दी के चेर राजा सेंगुतुवन के दोस्त और समकालीन थे। यद्यपि इन महाकाव्यों की शुरुआत इतनी जल्दी नहीं हुई होगी, क्योंकि इनमें लगभग 6ठी शताब्दी तक के तमिल लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि ईसवी सन के प्रारंभ से ही तमिलों को लेखन की कला का ज्ञान था। ब्राह्मी लिपि में अशोक के 12 अभिलेखों की खोज दक्षिण क्षेत्रों में ही हुई, जिनमें से आंध्र में 3, कर्नाटक में 9 अभिलेख पाए गए हैं। लगभग 2 शताब्दियों बाद ब्राह्मी लिपि में छोटे छोटे 75 अभिलेख प्राकृतिक गुफाओं से भी मिले हैं, जिनमें मदुरई भी एक मुख्य क्षेत्र था। इनमें प्राकृतिक शब्दों के साथ मिश्रित तमिल का प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता है। वे 2nd सेंचुरी या 1st सेंचुरी BCE से संबंधित हैं, जब जैन और बौद्ध प्रचारक इस क्षेत्र में आए। हाल के उत्खननों में अभिलिखित मृदभांड पाए गए हैं जिनसे ईसा की शुरुआती तमिल भाषा की शैली का पता चलता है। ईसवी सन की शुरुआत में प्रचुर संगम साहित्य का निर्माण हुआ, हालांकि इससे अंततः 600 कॉमन एरा के आसपास ही संकलित किया जा सका। तो कहने का मतलब यह है कि ईसा की शुरुआत से लेकर 600 कॉमन एरा तक की बात होती है मोटा मोटी। हालांकि कई लोग इसे पीछे भी मानते हैं। दक्षिण भारतीय इतिहास को या संगम साहित्य को बेसिकली बात करें, 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 600 कॉमन एरा तक मानते हैं, 900 सालों का इतिहास मानते हैं। लेकिन इन्होंने जो किताब में सब पॉइंट्स को उठाया है, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप क्या मानते हैं ये निर्भर करता है।